लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज़ है। अगर बुरी होती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्यों राजनीति में होते? राजनीति एक बहुत ही मैच्योर मन का खेल है और जब परिपक्व मन के लोग इस खेल का हिस्सा नहीं बनते हैं तो लोअर और एवरेज किस्म के लोग राजनीति में जाने लगते हैं। ये बातें हैं अब से कुछ घंटा पहले राजनीति में एंट्री लेने वाले देश के एक जाने माने टीचर अवध ओझा सर की, जो उन्होंने राजनीति में आने से पहले कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी का राजनीति से सीधा कनेक्शन है। तो जब सही किस्म के लोग राजनीति से दूर हो गए तो ठेकेदार राजनीति में जाने लगे और जब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो काम भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही करेगा। उसको ठेकेदारी से मतलब है, उसको वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इस देश के युवाओं से कहूँगा कि वो पहले राजनीति को देखें, पढ़ें और एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में दाखिल हों। तो शायद अवध ओझा जी ने भी इसी सिद्धांत को सामने रखते हुए पहले अपना एक सोशल स्टेटस बनाया, उसके बाद राजनीति में उतर गए और टीचर की छड़ी फेंक कर राजनीति की टोपी पहन ली। अवध ओझा एक ऐसा नाम जिनको बच्चा बच्चा जानता है। रील की दुनिया के बेताज बादशाह गुरु अवध ओझा जी अब नेता बन गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब वो झाड़ू से शिक्षा के दरवाजों और खिड़कियों पर लगे हुए गर्दो गुबार को साफ करेंगे। अवध ओझा ने अपनी जिंदगी में खूब बोला, इतना बोला कि उन्हें रील वाले टीचर के तौर पर भी जाना गया। अवध ओझा वैसे मूल रूप से गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। पहले उनकी वो बातें आपको बता देते हैं जो बातें वो नेता बनने से पहले आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल के बारे में कहते रहे हैं। जहां एक तरफ किसी समय उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसको अब वो जब देखेंगे तो न केवल अवध ओझा शर्मिंदा होंगे बल्कि अरविंद केजरीवाल भी मुंह छुपा लेंगे। उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में भी अपना गुबार निकाला था, लेकिन आज जब पार्टी ज्वाइन की तो उनके फ्रेम में दो लोग थे और वही दो लोग थे जो अवध ओझा के निशाने पर थे। लेकिन जब आज अवध ओझा ने मनीष सिसोदिया को अपना नेता कहकर संबोधित किया तो बड़ा कूल साउंड कर रहा था। दरअसल अवध ओझा ने केजरीवाल के बारे में कहा था कि महान आदमी का करियर गरीबों के मसीहा के तौर पर शुरू होता है। तंज था। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बिल्कुल बाहर किए हुए हैं, यहाँ से शर्ट फटी हुई है, चप्पल पहने हुए हैं, मुफलर बांधे हुए हैं, कह रहे हैं भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ फेंकूंगा। वो कहते हैं कि फिर चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं, तो इसको पता चला कि ज़्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा कि अरे हमको तुम गाली दे रहे थे शराब पर, तो कहा भैया हमको भी बेचने दो यार, दो दो जगह चुनाव लड़ना है। मैं ठीक अवध ओझा की भाषा बता रहा हूँ, लेकिन अब वो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अन्ना हजारे को खड़ा किया, किरण बेदी को खड़ा किया, कुमार विश्वास को खड़ा किया और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? अरे बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं आप पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी? कहा हाँ पार्टी। आप पार्टी बन गई। बोले हम सत्ता में जाएंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोग बोले वो तो ठीक है। अरविंद केजरीवाल बन गए सीएम और उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। तो ये इनकी हालत है जो करप्शन के खिलाफ लड़ने चले थे। लेकिन जब अवध ओझा ने पार्टी ज्वाइन की तो सिसोदिया को अपना नेता बताया और आगे की बात शुरू की। जी हाँ, यही होता है गुरु। और कहा कि शिक्षा पर हमें काम करना है क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये भी कहा कि दुनिया में जितनी भी कामयाब सल्तनतें रही हैं उनके मूलभूत संरचना में शिक्षा रही है। इसलिए मैं जो राजनीति में आया हूँ वो शिक्षा के लिए आया हूँ। अब जैसे ही उन्होंने झाड़ू वाला पटका गले में डाला, उनके वो वाले सभी वीडियोस दे दनादन वायरल होने लगे, जिसमें उन्होंने या तो कहा था कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे या मोदी की तारीफ की थी और केजरीवाल का मजाक उड़ाया था। एक बार उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी मोदी जी की तारीफ कर देता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करोगे? मैं कहता हूँ कि मैं भाजपा कभी नहीं ज्वाइन करूँगा, कभी नहीं, निर्दलीय लड़ूंगा। जी हाँ, ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि ये सारे शब्द देश के जाने माने टीचर अवध ओझा जी के हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ही ली। और वो लोग सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में कह रहे हैं कि अभी गुरुजी इन्होंने खुद टोपी पहनी है और अब ये दूसरों को टोपी पहनाएंगे। खैर ये तो एक पहलू है जहां वो भाजपा ज्वाइन करने से बहुत शिद्दत से इनकार करते हैं। वहीं एक वीडियो वायरल है जिसमें लल्लन टॉप में इंटरव्यू के दौरान अवध ओझा ने कहा कि हम भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से
और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। अच्छा, ये बात इंटरव्यू के दौरान उन्होंने न्यूज़ 24 को भी कही, कमोबेश इसी तरह की बात, मानव गुप्ता इंटरव्यू कर रहे थे उस पर। बहरहाल जब ललन टॉप की बात थी तो ललन टॉप के मुखिया सौरभ द्विवेदी ने पूछा, भाजपा और कांग्रेस दोनों की धुरी बिल्कुल अलग अलग है, तो आप भाजपा और कांग्रेस दोनों से टिकट मांग रहे थे, ये कैसे हुआ? इस पर अवध ओझा बताते हैं कि मेरी स्थिति भैया महाभारत जैसी है, महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा यह मानना था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ जाऊंगा। एक फिल्म का हवाला देते हुए अवध ओझा कहते हैं कि उस फिल्म में लड़की लड़के से पूछती है, तुम क्या हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? तो वो लड़का कहता है, मौकाटेरियन। ये बातें मैं अवध ओझा की ज़ुबान से कही गई बातों के आधार पर मैं पूरी बातें बता रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बेहतर नेता थे, लेकिन अब राहुल गांधी हैं। यूँ कहें कि अवध ओझा या तो बहुत ही कन्फ्यूज आदमी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, और अगर कन्फ्यूज नहीं है तो याद रखिए बहुत चालाक आदमी है। उन्हें पता है कि क्या बोलना है और क्या करना है, ये नेताओं से भी 2 कदम आगे हैं। हालांकि अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री करने से पहले अपनी बातों से लोगों की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। जैसे कि अवध ओझा बार बार लोगों से अपील करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ गुजारो, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारो, व्यवहारिक लाइफ गुजारो। वो पैसे कमाने को बहुत ज़रूरी समझते हैं। वो एक वीडियो में उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जो लोग ये कहा करते हैं कि भैया हम तो पैसा नहीं कमाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इज्जत बहुत कमाया। ऐसा कहने वालों को अवध ओझा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी इज्जत कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें ऐसी इज्जत को। वो कहते हैं कि जो लड़की तुम्हें छोड़ दे उसके सामने प्यार की भीख मत मांगो, पैसा कमाओ पैसा। वही लड़की पलट के तुम्हारे पास आएगी, बोलेगी जानू हम तो सिर्फ तुम ही से प्यार करते हैं, हम तुमसे इसलिए दूर हुए थे ताकि तुम कामयाब हो सको। ये अवध ओझा का स्टाइल है। अवध ओझा कहते हैं कि किसी से प्यार ना मांगो, जो चली गई उसको जाने दो। तुम कहते हो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ बर्बाद नहीं हुए। जो प्यार तुम उस लड़की को दे रहे थे वही किसी दूसरी को थमा दो, तुम्हारे पास प्यार बहुत है। वो बहुत साफ कहते हैं, जो पैसा मांग रहा है वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। अवध ओझा दरअसल बहुत स्पष्ट आदमी हैं। वो खाने पीने, रहने सहने, लिबास वगैरह को लेकर बहुत स्पष्ट बातें करते हैं। उनका कहना है कि खाने पीने का ताल्लुक धर्म से नहीं है गुरु, इसका ताल्लुक ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी से। सऊदीया का रहने वाला मांस खाएगा, इंडिया में रहने वाला मांस भी खाएगा और सब्जी भी खाएगा, क्योंकि सऊदीया में रेगिस्तान है, वहाँ सब्जी नहीं उगती है, इसलिए उनका खाना मांस होगा। और भारत में कहीं पर सब्जी उगती है और कहीं पर नहीं भी उगती है, तो यहाँ का व्यक्ति दोनों खाएगा। तो इसका ताल्लुक ज्योग्राफी से है, खाने पीने का। इसी तरह वो लिबास के बारे में भी बताते हैं कि उनका ताल्लुक यानी लिबास का ताल्लुक इलाके से है, जगह से है। सहारा रेगिस्तान के इलाके में देख लो, वहाँ वेस्टर्न सहारा में, मोरिटानिया वगैरह में मर्द भी सर ढाक कर चलते हैं औरतों की तरह, क्योंकि यहाँ रेत बहुत ज़्यादा उड़ती है और यहाँ गर्म हवा भी चलती है, तो उससे बचने के लिए। इसके अलावा जहाँ तक हिजाब और नकाब के हवाले से वो बात है, तो अवध ओझा कहते हैं कि मुस्लिम लड़की अगर बुर्का पहनेगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत फ्रांस को होगी, और सबसे ज़्यादा बुर्के को लेकर कार्रवाई जो हुई है वो फ्रांस में ही हुई है। क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो सोचो कि कॉस्मेटिक को कौन यूज़ करेगा, और कॉस्मेटिक का पूरा प्रोडक्शन सबसे बड़ा सेंटर फ्रांस है। इसलिए फ्रांस को पता है कि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वो धड़ाम हो जाएगा, धक्का लगेगा उसे। इसलिए सबसे ज़्यादा बुर्के का जो विरोध किया है वो फ्रांस ने किया है। तो ये सभी कुछ बताने का मकसद ये है कि अवध ओझा बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वो शराब पीने को बुरा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि पूरा अमेरिकवा पीता है, अपने अवधी भाषा में बोलते हैं, कहते हैं पूरा अमेरिकवा पीता है ससुर, पूरा यूरोपवा पीता है, तो वो लोग तो नहीं मरे, और भारत के लोग पियेंगे तो मर जाएंगे। हालांकि वो पहले पीते थे, अब नहीं पीते हैं, पता नहीं अब पीते हैं कि नहीं पता, लेकिन पहले पीते थे, वो एक इंटरव्यू में वो बता चुके हैं। तो बहरहाल अब आइए देखते हैं कि अवध ओझा कौन है, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी तो समझें, तब पता चलेगा कि अवध ओझा दरअसल में किस चीज़ का नाम है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अवध ओझा मूल रूप से यूपी के ज़िला गोंडा के रहने वाले हैं, लेकिन वो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में टीचर के तौर पर। अवध ओझा का पूरा नाम है अवध प्रताप ओझा, और इंटरनेट पर जो मौजूद है जानकारी है उसके अनुसार उनकी पैदाइश 3 जुलाई 1984, हालांकि मुझे लग नहीं 40 साल के, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं। बहरहाल उनके माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं। पिता पोस्टमास्टर थे यानी डाकिया थे, उनकी माँ गवर्नमेंट लॉयर थी, अब दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पे रहते हैं। और अवध ओझा खुद बताते हैं कि शुरू में मेरा मन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता था, वो तो बस कट्टा, दबंगई, भौकाल, इसी तमाम चीज़ों के चक्कर में फंसे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने इलाहाबाद में जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उनका रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ा, और उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की, बढ़िया से, ढंग से, मेहनत से की। लेकिन जो माहौल उनका शुरू में रहा है आज भी उसकी झलक उनकी बातों में साफ साफ दिखाई देती है। वो कहते हैं कि एक बार रात में किसी का फ़ोन आया मेरे पास, और उसने फ़ोन में धमकी दे दी
तो पहले वो कह रहे हैं मैंने खुद को संभाला, उसके बाद जो अवधि वाली सुंदर सुंदर गालियाँ चुन चुन करके जो हमने दी हैं, बस वही जानता होगा, उसकी आत्मा जानती होगी। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि बेटा जान लो मेरा नाम अवध ओझा है, ऐसे ही नहीं है, अवध ओझा से बदतमीजी नहीं करना, वरना इतने इतने टुकड़ों में जाओगे, इतने इतने ऐसे ही। मैं टीचर तो शौकिया हूँ, मेरा काम तो कुछ और है। अच्छा, इसके अलावा जब वो धर्म के बारे में कहते हैं तो कभी कभी वो ये भी कहते हैं, अरे मुसलमान तो इस नशे में हैं कि हम तो जन्नत जाएंगे, बाकी ये अवध ओझा और दूसरे लोग ये सब बाहर कढ़ाई में तले जाएंगे। फिर उसके बाद वो हंसकर कहते हैं कि ससुर तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मारे जाओगे, जैसा तुम्हारा काम है, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम जन्नत तो दूर तुम बहुत मारे जाओगे। वहीं जब अवध ओझा थोड़ा सा सीरियस मुद्रा में होते हैं तो वो कहते हैं कि आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप में तो औरतों को जला दिया जाता था विच हंटिंग के नाम पर, हिंदुस्तान में तो सती प्रथा थी ही, और चीन में लड़कियों को यूं ही मार दिया जाता था। पूरी दुनिया में अंधेरा था और इस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। तो ये अवध ओझा का कैरेक्टर है। मैं बात कर रहा था अवध ओझा की तालीम पर, तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, लॉ किया है, और साथ ही वो अभी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी की और सिविल सर्वे का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने इक़रा के नाम से अपने कोचिंग संस्थान की शुरुआत की, और दिल्ली में उनकी कोचिंग संस्थान है, और इस तरह वो वहाँ पर यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराने लगे। लेकिन उनकी पढ़ाई हुई बातों ने छोटी छोटी वीडियो क्लिप के रूप में बहुत हंगामा मचाया। उनको इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली, बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिला, इसीलिए उनको लोग मोटिवेशनल गुरु भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा उनके कुछ कोटेशंस भी देख लेते हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट डाले हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई भी उस आदमी की इज्जत नहीं करता है जो सबको आसानी से उपलब्ध होता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है वाकई में। किसी के लिए अगर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाओगे तो तुमको एम ले लेगा हल्के में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो ऐसे आदमी के साथ रहो जो तुम्हारी खामियां बताए, कमियां बताए। आगे कहते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं तो सारी दुनिया आपसे मज़े लेती है, फिर जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो लोग आपको कॉपी करने लगते हैं। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बात है। इस तरह वो आगे कहते हैं कि इस दुनिया में आने वाले हर शख्स को संघर्ष करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो मुस्कुरा कर संघर्ष करेगा वही बादशाह बनेगा। आगे कहते हैं पढ़ाई इसलिए मत करो कि तुमने नौकरी हासिल करनी है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि तुमने अपने दिमाग को जिंदा रखना है। एक अंग्रेजी का एक कोटेशन भी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द जॉब बट इट इज़ नेसेसरी टू मस्ट बी एजुकेटेड। इसका मतलब ये है कि पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कमोबेश इसी तरह की बात कर रहे हैं अपने इस कोटेशन में। उन्होंने एक और अहम बात कही कि तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति बदल सकती है, यानी अगर पावरफुल रहोगे तो सामाजिक स्थिति बदल जाएगी तुम्हारी। कानून के भरोसे में मत बैठो, क्योंकि कानून कभी तुम्हारी सामाजिक स्थिति नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो अपना। वो बहुत पावरफुल बनाने की बात करते हैं। अब पता नहीं कि इस बात से वो क्या कहना चाहते थे, शायद क्रांति वगैरह की बात तो नहीं करना चाहते थे, ये तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन नेतागिरी में आने से पहले, नेतागिरी करने से पहले वो केजरीवाल के कसीदे पढ़ने लगे थे। वो एक बार कहते हैं कि जैसे हमारे देश में एक नेता है ना जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने पहले प्रयास में आईआईटी, पहले प्रयास में आईआरएस और पहले ही प्रयास में सीएम बन गए। तो जब तक तुम समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था। वहीं उसके उलट वो मोदी को एक तरीके से डिक्टेटर मानते हुए कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान विधान सब कुछ भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का आ गया है। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से तो ख़त्म ही हो गया है, तो कोई डायनेस्टी तो पढ़ेंगे ही ना हम लोग। वो एक तरफ मोदी की घोर आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ को देश का फ्यूचर बताते हैं, राहुल गांधी को भी देश का फ्यूचर बताते हैं। मतलब वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, खैर वो तो साफ साफ वही बता सकते हैं। वो मायावती को बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानते हैं, मायावती की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और शायद उसका कारण भी है कि उन्हें मायावती ने एक बार इलाहाबाद फूलपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी ऑफर दे दिया था मायावती जी ने, लेकिन अवध ओझा ने मना कर दिया था। वो कहते हैं कि इस देश में कैसे कब्जा करना होता है, यह एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की, जो कहते हैं कि साहब राजा बनना है। राजा, अरे राजा ब्लड ग्रुप से पैदा होता है, तो शायद वो खुद ही अपने आप को इसी ब्लड ग्रुप का मानते थे। तभी उन्होंने राजनीति के पद पर अपनी गाड़ी आखिरकार मोड़ दी और एक ऐसी पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ा जो आंदोलन से निकली हुई है। बहरहाल अवध ओझा ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, और उसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसको कुमार विश्वास ने ज्वाइन किया था और पत्रकार आशुतोष ने ज्वाइन किया था। लेकिन जब दोनों को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने चुपके से पार्टी से दूरी बना ली।
और आम आदमी पार्टी का अब तो शायद नाम भी भूल गए होंगे, कुमार विश्वास और आशुतोष जी। लेकिन अभी अगले साल चूँकि फरवरी का दिल्ली का चुनाव है, फरवरी के आसपास, तो शायद इसी वजह से अवध ओझा ने पार्टी ज्वाइन की है। क्या पता टिकट वगैरह उनको मिल जाए किसी सीट से और वो चुनाव भी लड़ेंगे, विधायक भी बन जाएंगे, जीत जाएंगे। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो क्या वो पार्टी में बने रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि गुरु अवध ओझा का जो कैरेक्टर है ना, बहुत डायनेमिक है। और अवध ओझा पर अगर बात करें तो बात करते रह जाएँ, इतना कुछ है। लेकिन हम बहुत वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये खबर थी, हमने सोचा कि इसी खबर के बहाने अवध ओझा की थोड़ी सी इर्द गिर्द की झलकियाँ भी आप तक पहुँचाते चलें। बाकी इस वीडियो में जो कुछ भी कहना है आपको कहिए अवध ओझा के बारे में, वो क्या कन्फ्यूज हैं या बहुत चालाक हैं, जो भी आपको कहना है ज़रूर कहिएगा। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टोरी बनाकर देते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट भी बनाकर आपको फेसबुक पेज पर देते रहते हैं।